नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी राज में बड़े सांप्रदायिक टकराव की, कुश्ती संघ के विवाद पर फिर बैकफुट पर आई बीजेपी की। देखेंगे दिल्ली चुनाव के बढ़ते शोर को, बिहार में बढ़ते एनडीए के टकराव को, जानेंगे महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण। उत्तराखंड बनेगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। 27 जनवरी से लागू होगा कानून। यूसीसी का आधिकारिक पोर्टल होगा लॉन्च। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, अब हर दिन कोई ना कोई नेता बिहार में करेगा जुमलेबाजी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर भी उठाया सवाल। और अर्शदीप सिंह बने आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर है अर्शदीप सिंह। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही देश में विभाजन की सियासत को बढ़ावा मिलता दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी को भले ही चुनावी सफलता मिल रही है, लेकिन देश में बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते सांप्रदायिक टकराव भी बढ़ा है। 2024 का साल देश में सांप्रदायिक टकराव का साल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बीते साल 2024 में भारत में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामलों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई, जिनमें सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम आबादी रही। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म (CSSS) की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। 2023 में जहां देश में सांप्रदायिक टकराव के 23 मामले सामने आए थे, वहीं 2024 में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। इसी साल देश में लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में 13 लोगों की जान गई, जिनमें से 10 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। सबसे बड़ी बात, 2024 में सांप्रदायिक टकराव की सबसे ज्यादा यानी 12 घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। इसी राज्य में एक है तो सेफ का नारा पीएम मोदी ने दिया था। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के चलते राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई, क्योंकि सरकार भी एनडीए गठबंधन की ही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश घटनाएं धार्मिक समारोह के चलते हुई, जिनमें जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 4, फरवरी में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7, गणेश उत्सव के दौरान 4 और बकरीद के दौरान 2 जगहों पर सांप्रदायिक टकराव हुआ है। जबकि विवादित पूजा स्थलों के मुद्दे पर सांप्रदायिक टकराव की 6 और पूजा स्थलों को अपवित्र करने के कारण 5 जगहों पर सांप्रदायिक टकराव हुआ। रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि सांप्रदायिक टकराव के मामले पहले 6 महीने में ज्यादा दिखाई दिए, जिस समय देश में आम चुनाव हुए थे। इसके पीछे नफरत फैलाने वाले भाषणों को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। तो क्या सत्ता के लिए सांप्रदायिक तनाव भड़काया जा रहा है और सत्ता के लिए ही अपराध पर आंख बंद कर दी जा रही है? इस बीच दिल्ली से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सवालों में आ गए हैं। बृजभूषण कुश्ती संघ में किसी पद पर नहीं है, लेकिन WFI का कार्यालय जरूर एक बार फिर उनके घर पहुंच गया है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI को लेकर एक बार फिर बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण, जो WFI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार फिर WFI का ऑफिस उनके पुराने आवास में शिफ्ट कर दिया गया। इस खबर के सामने आते ही विवाद छिड़ गया है और ये मामला तब और गर्मा गया जब कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यालय शिफ्ट करने से जुड़े सवालों के जवाब ही नहीं दिए। हालांकि WFI के कोषाध्यक्ष SP देशवाल ने कहा कि कार्यालय अभी भी हरिनगर में है। ऑफिस का काम 2 जगह से हो सकता है, लेकिन आधिकारिक पता हरिनगर है। जिसके बाद से कुश्ती संघ की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। सवाल कि आखिर जब महिला पहलवानों के शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अब उन पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं, तब भी WFI का उनसे संबंध क्यों खत्म नहीं हो रहा? आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के प्रदर्शन ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी थी। उनकी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इस दौरान महिला पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर विश्व स्तर पर भारत की काफी किरकिरी हुई थी।
यहां तक कि विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भारत पर अस्थायी निलंबन तक लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर WFI का कार्यालय उनके ही निवास में शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर WFI की कमान संभाल कौन रहा है। इस बीच इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कुश्ती से सस्पेंड करने की धमकी दी गई है। यह धमकी UWW ने दी है। UWW के प्रेसिडेंट अध्यक्ष नेनाद लोलोविक ने कहा कि WFI की स्वायत्तता बरकरार रखी जानी चाहिए। अगर भारतीय कुश्ती महासंघ में राजनीतिक हस्तक्षेप जल्द खत्म नहीं हुआ तो भारत को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ सवालों से घिर गया है। ब्रिजभूषण के घर कुश्ती संघ का कार्यालय शिफ्ट होने से आंदोलन करने वाली महिला पहलवान चिंता में दिख रही हैं कि उनके आंदोलन का नतीजा क्या होगा। तो वहीं इस समय सबसे ज्यादा नजर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर भी है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार पूरी जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी तीसरा संकल्प पत्र लाई तो आपने भी पोस्टर जारी कर दिया। तो क्या रहा दिल्ली चुनाव में आज खास, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो वो इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लें, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से अलग होकर दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेना चाहिए। अलका लांबा ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस 100 सीटें लाकर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर स्थापित हुई है। तब केजरीवाल ने भी गठबंधन में चुनाव लड़ा था और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को सौंप दी थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च किया। बता दें कि बीजेपी इससे पहले दिल्ली के लिए 2 संकल्प पत्र पहले ही लॉन्च कर चुकी है, जिसे लेकर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी के कामों की नकल बताया। वहीं प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को उतारने का फैसला ले लिया है। माना जा रहा है कि 26 और 27 जनवरी को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में रैली करने वाली हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 29 जनवरी को सीलमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की सेहत में पहले से सुधार है और जल्द ही राहुल गांधी भी दिल्ली के चुनावी मैदान में पार्टी उम्मीदवारों के लिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली में चुनावी दंगल चल रहा है तो बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। एनडीए में टकराव की खबरें लगातार तूल पकड़ती जा रही हैं और अब सीएम नीतीश कुमार की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात की खबरों ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कभी सीएम नीतीश कुमार के पलटने की अटकलें लगाई जाने लगी तो कभी जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और अब दोनों की मुलाकात की खबर आई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलने की अपनी एक तस्वीर डाली। दरअसल जीतन राम मांझी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही बाहर आईं, वैसे ही कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। चर्चा होने लगी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट न मिलने से वो नाराज हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी और अब वो बिहार चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति और दावेदारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मांझी अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। मांझी बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एनडीए सीट बंटवारे में 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, मगर जीतन राम मांझी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में वो सीएम नीतीश कुमार से मिले। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब क्या इशारा कर रहे हैं? क्या दोनों साथ मिलकर एनडीए को झटका देने वाले हैं? बिहार की सियासत से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है तो यहाँ महाराष्ट्र का प्रयोग दोहराने की बातें भी बीजेपी के अंदर हो रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर राज्य में प्रदर्शन किया, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके लिए चौंकाने वाले रहे। बीजेपी जो सहयोगियों के सहारे चुनाव लड़ रही थी, वो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में धांधली की है। चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई और अब कांग्रेस ने राज्य भर में जिला और तालुका स्तर पर आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्याही अब मजाक बन गई है।
महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स हैं। आयोग पर इसे ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व सीएम ने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ईवीएम को लेकर अभी भी संशय है, इसकी पारदर्शिता पर सवाल है। हम कोर्ट में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। चव्हाण ने मुख्यमंत्री फडणवीस के दावोस दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो एमओयू साइन किए थे, उनकी आज क्या स्थिति है? क्या लोगों को नौकरी मिली? क्या इमारतें बन रही हैं? 16 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उनमें से कितनी कंपनियां महाराष्ट्र की हैं? वहीं कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे से लेकर पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मद्देनजर जब चुनाव भय मुक्त और निष्पक्ष माहौल में कराया जाना चाहिए, तब चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव करा रहा है, उससे आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लग गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद भोसले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार ने वोट चोरी करके सत्ता हथिया ली है। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। संविधान ने सभी को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके नतीजे बदले जा रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे अभी भी सवालों में हैं, तो किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग भी सवालों में ही उलझी हुई है। मोदी सरकार आश्वासन देकर उसे पूरा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर देश के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। इसे लेकर किसान संगठनों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस मार्च के बाद किसान संगठन दिल्ली मार्च को लेकर भी अहम बैठक करेंगे। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 26 जनवरी को देश भर के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। इसको लेकर तमाम किसान संगठनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। देश भर में शॉपिंग मॉल, चौराहों, टोल प्लाजा, भाजपा नेताओं के दफ्तरों और घरों के सामने ये मार्च निकाला जाएगा। इसके लिए सभी किसान नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। इसके बाद दिल्ली मार्च को लेकर किसानों की अहम बैठक भी होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से किसान ट्रैक्टरों सहित शंभू और खनौरी बॉर्डर में जुटने भी शुरू हो गए हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा, बल्कि इस आंदोलन के दौरान जगह जगह पर ट्रैक्टर्स खड़े किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी बड़े स्तर पर किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर होंगे। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन अभी भी जारी है। केंद्र से बैठक के मिले आमंत्रण के बाद बेशक डल्लेवाल ने चिकित्सा उपचार लेना आरंभ कर दिया है, लेकिन 60 दिन से भोजन नहीं करने के कारण वह शारीरिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। वो ना तो ठीक से बैठ पा रहे हैं और ना ही खड़े होने की हालत में हैं। अब देखना होगा कि 26 जनवरी को किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च क्या रुख लेता है। किसानों के प्रदर्शन से मोदी सरकार चिंता में है, तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने भी उसकी चिंताओं को बढ़ा रखा है। अब बांग्लादेश में आईएसआई की भी एंट्री हो गई है। आईएसआई चीफ ने बांग्लादेश की जेल में बंद उल्फा प्रमुख से मुलाकात की है, तो वहीं यूनिस सरकार पर भी संकट खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में मची उथल-पुथल और भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर देखिए ये हमारी रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश के लगातार बिगड़ते संबंधों के बीच अब यूनुस सरकार की पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दोनों के प्रगाढ़ होते रिश्तों ने भारत को बड़ी टेंशन दे दी है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान से आईएसआई की टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। वहां पहुंचकर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक ने बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल फॉरेन इन्वेस्टिगेशन और मेजर जनरल आलम अमीर अमन से तो मुलाकात की ही, साथ ही उनके जेल में बंद उल्फा कमांडर परेश बरुआ से भी मुलाकात की खबर सामने आई है, जिसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है, क्योंकि उल्फा प्रमुख परेश बरुआ भारत के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। उल्फा वही आतंकवादी संगठन है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, खासकर असम में काफी एक्टिव रहा है और भारत से असम राज्य को अलग करने की चाह रखने के कारण ही परेश बरुआ को अपने सहयोगियों में परेश असोम के नाम से भी जाना जाता है। बीते कुछ साल से वो बांग्लादेश की जेल में है, लेकिन अब अचानक से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की बरुआ से मुलाकात ने एक बार फिर भारत के उत्तर पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है।
अब शेख हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे अवामी लीग के सीनियर नेता आजादुज्जमा कमाल ने यूनुस के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने देश में जल्दी चुनाव कराने पर जोर दिया। कमाल का कहना है कि उनकी सरकार का तख्तापलट सेना और कट्टरपंथियों ने मिलकर किया और वो देश लौटने को तैयार है, बशर्ते कानून का राज स्थापित हो और अदालतें निष्पक्ष सुनवाई कर सके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बेचैनी इस बात से दिखाई दे रही है कि उसने गृह मंत्री के हाथों से अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अमूमन पार्टियां एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, इन्होंने अपना घोषणा पत्र नाम भी बदल दिया है, उसका तरीका भी पेश करने का बदल दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी की गारंटी की एक्सपायरी निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।